हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इट। आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट इंडियन फॉरेस्ट लॉज एंड लेजिस्लेशंस। हमने पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कवर कर लिया है, अभी हम फॉरेस्ट रिलेटेड लॉज को देखेंगे। तो ये एक ब्रॉड टाइमलाइन है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस टाइमलाइन को हम एक इंडेक्स की तरह यूज़ करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं द 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, द 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, साथ में हम रूल्स और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट बिल आया है जो अभी 4 अगस्त 2023 को पास भी हो गया है, सो दिस हैज़ बिकम एन एक्ट नाउ, इसको भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड हम कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट भी देखेंगे, कैंपा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एक ब्रॉड टाइमलाइन है जिससे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो विल स्टार्ट विथ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि हाउ डू दीज फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस वर्क, ये काम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट का पिक्चर दिया है। तो देखिए, फॉरेस्ट का कुछ ऐसा सीन है कि फॉरेस्ट के काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं। देर आर मैनी स्टेक होल्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट्स। मैंने यहाँ पे 3 प्राइमरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे एनलिस्ट किया है। सबसे पहले आ जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ या जो लोकल इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका यहाँ पे एक स्टेक है। ये इस एरिया को अपना दे शेयर अ वेरी सेक्रेड रिलेशनशिप एंड यहीं से वो लोग अपना प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, यहीं से खाते हैं, वो लोग यहीं रहते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है दैट कंसर्न्स वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, जो भी वाइल्ड लाइफ एसोसिएटेड जो भी स्पीसीज़ हैं उनका भी ये घर है। एंड फाइनली जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसी फॉरेस्ट लैंड पे लेट्स से गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, लेट्स से कोई रेलवे लाइन बिछाना है, या फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट बिल्ड करना है, कोई इंडस्ट्रियल क्लास है तो उसको लेट्स से पावर प्लांट बिल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें उनका भी यहाँ पे स्टेक आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड के लिए काफ़ी अलग अलग कम्युनिटीज़ के डिमांड्स हैं। जो ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको अपना हिस्टोरिक राइट्स का उनका डिमांड है विच दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ। इफ़ यू रिकॉल, मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ाया था कि हाउ द ट्राइबल और द लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। आज हम लोग जब 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पढ़ेंगे तो विल क्विकली रिवाइज दोस दैट टाइमलाइन एंड उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जो वाइल्ड लाइफ है उसी के वजह से हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। तो जो सेकंड स्टेक होल्डर हो गया वाइल्ड लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट हमें जो थर्ड जो हमारा कैटेगरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइवर्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो हमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हमें हमारा इकोनॉमी का साइज़ और जीडीपी नंबर्स को बढ़ाने के लिए वी हैव टू डू इकोनॉमिक ग्रोथ, वी हैव टू बिल्ड सर्टेन प्रोजेक्ट्स। बस बात यह है कि हम इसे एक सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं, बट हमें करना तो ज़रूरी है। वी टू फॉर अस टू गेट एट पार विद द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड हम डेवलप्ड हो पाएँ, इसलिए हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइवर्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी जो फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस हैं वो यही काम करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि इन स्टेक होल्डर्स के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो पाए। दीज फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज स्टेक होल्डर्स। वो चाहते हैं, जो फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस हैं वो ऐसा कुछ करते हैं कि ट्राइबल्स लोग के डिमांड्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये तीनों को एक साथ एक सिंक में लेके चलें। और फॉर एग्जाम्पल वी ट्राई टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ ट्राइबल रिहैबिलिटेशन भी हो जाए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी हो जाए। मैं आपको बस एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो डिफरेंट फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस हैं उसको डिफरेंट अप्रोच से अचीव करते हैं, मतलब उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव अलग होता है, वो किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाले हैं वो भी अलग होता है। मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप जो भी एक्ट में आपको आगे पढ़ाऊँगा आपको एक बैकड्रॉप रहे कि यार ये स्टेक होल्डर्स हैं एंड इन स्टेक होल्डर्स को हमें लेके चलना है। तो इसलिए ये फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस इस बैकग्राउंड में आया हुआ है। तो द आइडिया इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स ऑफ ऑल द 3 कम्युनिटीज, द ट्राइबल्स, द वाइल्ड लाइफ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइवर्स। तो फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस कैसे काम करते हैं हमने समझ लिया। इसके बाद हम एक एक करके सारे जो इंडियन फॉरेस्ट लॉज है उसको कवर करेंगे। तो विल स्टार्ट विद द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। 1927 जो ईयर है आपको देख के पता चल ही रहा है कि ये कॉलोनियल एरा का लॉ है। दिस वॉज मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आपको टाइमलाइन बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने इकोनॉमिक रीजंस के लिए, अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए जो एग्जिस्टिंग लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं उनको उन्हीं के फॉरेस्ट लैंड से एविक्ट कर दिया
और उसको एक स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, ताकि अगर कोई भी फॉरेस्ट ड्वेलर अंदर आने की कोशिश करे तो उनको पनिश किया जाए, एंड दे वर डीम्ड एज ट्रेसपासर्स। तो मैंने आपको बताया था कि द फॉरेस्ट्स वर डीम्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी एंड टिम्बर उनके लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। ट्राई टू रिकॉल फ्रॉम दैट लेक्चर, टिम्बर उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। टिम्बर से ही वो अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल रेलवे लाइन्स ले करना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें टिम्बर का काफ़ी यूज़ आता था। एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज टेम्पररी, लिमिटेड एंड एट द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। अभी जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी था उसके पास काफ़ी स्ट्रिक्ट पुलिसिंग पावर्स थे, तो कोई भी लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर अंदर आने के डेयर नहीं करता था, बिकॉज अगर ऐसा होता था तो दे वर पनिश्ड एंड समटाइम्स दे वर ऑल्सो किल्ड। अभी हम लोग देखते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड। इफ़ यू कैन रिकॉल, द 1878 फॉरेस्ट एक्ट एस्टैब्लिश एन इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें उनका काम ही ये था कि टिम्बर से अपना रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है उस पर फोकस करना है। तो 1865 में सबसे पहला एक्ट आया था, वो अपग्रेड होके 1878 वाले का एक्ट आया। फिर फाइनली 1927 में भी एक अमेंडमेंट आया जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। सो सबसे पहले तो इसका काम था कि इसने लोकल कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया, बिकॉज दिस वॉज अ कॉलोनियल एरा लॉ। इट एस्टैब्लिश्ड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड को स्टेट प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश कर दिया गया था, प्रॉपर सेफ गार्ड्स थे वहाँ पे। तो उसका जो एम था, लीगल जो फ्रेमवर्क था, दैट वाज अबाउट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एक्सक्लूडिंग द ट्राइबल्स, एक्सक्लूडिंग द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। टिम्बर पे उन्होंने ड्यूटी भी लगाई कर दी थी, बिकॉज टिम्बर में ही उनका मेन इंटरेस्ट था। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1878 में एक फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन आया था, वही सेम चीज़ 1927 एक्ट में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो वो क्लासिफिकेशन क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। अभी इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? द स्टेट गवर्नमेंट मे कंस्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड एज रिजर्व फॉरेस्ट विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एंड मे सेल द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, जो अच्छे वाले लैंड्स हैं, जो मोर प्रोडक्टिव लैंड्स हैं, जहाँ पे लेट्स से टिम्बर मिल रहा है, बिकॉज टिम्बर वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू द ब्रिटिशर्स, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज मिल रहे हैं, महोगनी हो गया, टीक हो गया, ये सारी चीज़ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं बड़े बड़े, जिनका प्रॉब्ली जो ब्रिटिश हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है, जिससे वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रखते थे। एंड ये जो लैंड है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये लैंड है, यहाँ पे ये वाला रीजन को लेट्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ये रिजर्व हो जाएगा, ये स्टेट प्रॉपर्टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो टिम्बर है वहाँ पे गवर्नमेंट का या जो स्टेट है, ब्रिटिशर्स हैं, उनका पूरा कंट्रोल होगा। ये इस लॉ का इंटेंशन था एंड ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाना है। बिफोर issuing official notification, state government needs to appoint a forest settlement officer, has the power of civil courts to inquire and provide settlements to a person belonging to that area। तो ये तो बस नाम के लिए बनाया गया था, बट अगेन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको खुद के एस्पिरेशंस को मीट करने थे एंड दे वांटेड टू लुक लाइक दे वर अपीजिंग टू द इंडियंस, तो इसलिए उन्होंने ये बॉडी एस्टैब्लिश कर दी थी, एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को एस्टैब्लिश कर दिया गया। आज की डेट में एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ही एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर भी होता है। आपको जो यहाँ पे याद रखना है मेनली फॉर प्रीलिम्स, कि ऑल एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड इन द आरएफ्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है या जो ब्रिटिश जो स्टेट है, जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो लोग कोई एक्टिविटी अलाउ करते हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड इन द रिजर्व फॉरेस्ट की। क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज ऑफ मोस्ट कंसर्न टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू द ब्रिटिश स्टेट, टू द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। तो ये फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जिनको अलग से रिजर्व किया गया है फॉर स्टेट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के भी सेम लाइन्स पे चलता है। स्टेट गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो वो फॉरेस्ट लैंड्स जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करेगा। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट बाय डिफरेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो पहली कैटेगरी में नहीं लाई करते हैं, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहलाएंगे। यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। देखिए, ये आपको याद रखना है, ये एक मेन डिफरेंस है। रिजर्व फॉरेस्ट में ऑल एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ आर परमिटेड, सारा कुछ अलाउड है,
बट दिस इज ऑल्सो अंडर रेगुलेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ रेगुलेशन, ये भी रेगुलेशन में है। यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड, बट कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जा सकता है, वो हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एंड फाइनली आ जाते हैं विलेज फॉरेस्ट में। इसको भी स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही असाइन करता है। यहाँ पे जो एक्ट है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, उसी के एक चैप्टर में डिफाइन किया गया कि विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट टू और ओवर एनी लैंड विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट। तो कोई एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ही एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है एज विलेज फॉरेस्ट। इट मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग the management of village forest, prescribing conditions under which the community may be provided with timber or other forest produce or pasture. तो विलेज फॉरेस्ट एक थर्ड कैटेगरी ऑफ लैंड हो गया। प्राइमरी आप देखिए तो एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, और जो थर्ड कैटेगरी ऑफ लैंड होता है वो विलेज फॉरेस्ट होता है। विलेज फॉरेस्ट में विलेज कम्युनिटीज़ का थोड़ा कंट्रोल है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी हाईली रेगुलेटेड। एंड जो वहाँ पे काम करते हैं विलेज फॉरेस्ट में, जो लोग काम करते हैं, दे आर टेक्निकली ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबर बाय द ब्रिटिश। तो ये बहुत एट्रोसिटीज उनके साथ स्टिल भी कैरी हो रही हैं। आप देखकर ये मत खुश हो जाइएगा कि यहाँ पे उनको भी टिम्बर दिया जा सकता है, उनको भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर पैस्चर दिया जा सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, बट एक्चुअली इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इट वॉज वेरी ड्रकोनियन एंड इट हैड वेरी, जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है दैट हैड स्ट्रिक्ट पुलिसिंग पावर्स, वो तो आपको मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा था। यहाँ पर मैंने एक इन्फोग्राफिक लगाया है, यहाँ पे देखिए, जो थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं उनको हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दीज आर अदर फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड दैट बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज। हियर नो रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी एंड हॉस्टाइल टेरेन, नोबडी कैन ईजिली मेक यूज ऑफ देम। ठीक है, तो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो ब्रॉडली आप याद रखें कि जो फॉरेस्ट हैं उनका 3 क्लासिफिकेशन था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। इन तीनों के बारे में बात किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में। आगे बढ़ते हैं, अभी आ जाते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम आगे भी डिटेल में कवर करेंगे आफ्टर वी कंप्लीट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। अभी बस एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, ये डिफाइन किया गया है अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो 2 टाइप के होते हैं, एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है और एक मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है। बट ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। दिस क्लासिफिकेशन फ्लोज फ्रॉम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। अब मैंने फ्लोज फ्रॉम क्यों लिखा है ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। अभी के लिए विल जस्ट लुक एट ब्रीफली कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं एंड मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक ग्रासेस, केन्स, ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, लीव्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, मैंने यहाँ पे लगाया है एक पिक्चर लगाया है, वाइल्ड हनी हो गया, सीडेड टैमरिंड, माइरोबालन, साल लीव्स, महुआ फ्लावर, महुआ सीड्स। तो ये सारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूस हैं, दे आर वेरी एसेंशियल टू द ट्राइबल्स। वो लोग इसी को खाते हैं, इसी को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो माइनर फॉरेस्ट का जो एक्सट्रैक्शन राइट्स है, जो कलेक्शन एंड कंट्रोल है, दैट लाइज प्राइमरी विद द ट्राइबल्स एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर द ट्राइबल्स। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसका प्राइमरी कंट्रोल इज विद द स्टेट और द गवर्नमेंट। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो गए, टिम्बर हो गए, हार्डवुड हो गया, सॉफ्टवुड हो गया। हार्डवुड प्राइमरली वो वुड होता है जो फ्यूल के लिए यूज़ होता है, जो सॉफ्ट वुड होता है वैसा वुड होता है जो कंस्ट्रक्शन एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हैं। टीक हो गया, साल, एबनी, महागनी, पाइन, बाल्सम, ये सब जो है ये सारे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ट्री जैसे याद रखिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टिम्बर लॉग्स के एक यहाँ पे मैंने आपको इमेज दिया है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा ट्री है, जैसे टीक हो गया, महागनी हो गया, टिम्बर हो गया, तो वो सारे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोड्यूस होते हैं, ग्रासेस हो गए, किसी साल लीव्स हो गए, फॉर एग्जांपल केन्स हो गए, गम्स, रेजिन्स, तो ये सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड ये याद रखिएगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो कलेक्शन एंड कंट्रोल राइट्स होता है वो ट्राइबल्स एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का होता है। वेरेस जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें जो कंट्रोल राइट्स है वो प्राइमरीली गवर्नमेंट के साथ लाई करता है। अभी
एक जो इसमें आया था, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 2017 में एक अमेंडमेंट आया था. इस अमेंडमेंट को देख लेते हैं एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. उसके बाद इस एक्ट को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ेंगे. तो क्या न्यूज़ था भाई? बैम्बू एंड नॉन फॉरेस्ट एरियाज नॉट क्लासिफाइड एज ट्री एनीमोर आफ्टर गवर्नमेंट अमेंड्स द फॉरेस्ट एक्ट. तो 2017 में एक अमेंडमेंट आया था टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, जिसके बाद क्या हुआ, बैम्बू वॉज रिमूव फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री. यहाँ पे मैंने ऑफिशियल बायर एक्ट का आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लगाया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर में ट्री इंक्लूड्स पाम्स, और यहाँ पे एक स्टार 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 दिया हुआ है, स्टम्प्स, ब्रशवुड्स एंड केन्स. तो ये स्टार 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 का नीचे उन्होंने रेफरेंस दिया है, द वर्ड बैम्बूज ओमिटेड बाय एक्ट 5 ऑफ 2018, जो 2017 में अमेंडमेंट पास हुआ था. तो 2017 अमेंडमेंट के थ्रू बैम्बू को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री, जो यहाँ पे सेक्शन 7 में दिया हुआ है. इट शिफ्टेड फ्रॉम टिम्बर बेस्ड मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. क्योंकि बैम्बू, मैंने आपको अभी बताया था, टिम्बर हो गया, महोगनी हो गया, पीक हो गया, तो ये सारे ट्रीज हैं टेक्निकली, इसलिए ये मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रेल में लाई करते हैं. लेकिन क्योंकि बैम्बू को अब ट्री के डेफिनेशन से हटा दिया गया, तो टेक्निकली इसको इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम टिम्बर बेस्ड मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. राइट, बट सिर्फ इतना ही आप पढ़ के नहीं जा सकते हैं. आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना है कि ये जो हटाया गया डेफिनेशन ऑफ ट्री से, दिस वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर बैम्बूज ग्रोइंग अंडर नॉन फॉरेस्ट एरिया. अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. अब जो ऊपर पढ़े हैं वो ठीक है, आप बस इस इमेज को देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे. ये भी बैम्बूज हैं, ये भी बैम्बूज हैं. फ़र्क इतना है कि ये एक फॉरेस्ट एरिया में बैम्बूज हैं, एक घना फॉरेस्ट है जहाँ पे ये बैम्बूज ग्रो कर रहे हैं. तो ये जो बैम्बूज ग्रो कर रहे हैं, ये दे स्टिल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्री. ये बैम्बूज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्री. लेकिन वो बैम्बूज हो गए जो फॉरेस्ट के बाहर ग्रो कर रहे हैं, जो ऐसा एरिया में ग्रो कर रहे हैं जिनको फॉरेस्ट नहीं डीम किया जाता है. दोज बैम्बूज ग्रोइंग इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री. एग्जैक्टली यही है 2017 का अमेंडमेंट. यहां पे मैंने लिखा बैम्बू नॉट इक्वल टू ट्री. नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू ग्रो कर रहा है तो वो ट्री नहीं कहलाएगा, फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू ग्रो कर रहा है तो वो ट्री कहलाएगा. अभी व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? आप बोलोगे कि ठीक है हटा दिया बैम्बू को ट्री से, तो फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी टेक्निकली क्या हो गया, नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को ट्री से हटा दिया तो नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बन गया. अब क्योंकि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बन गया तो इसके जो कलेक्शन एंड कंट्रोल राइट्स हैं वो अब ट्राइबल्स के पास आ गए, वो लोकल कम्युनिटीज़ के पास आ गए, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट का 3 इन्फोग्राफिक चिपकाया है, ये मैंने ट्विटर से उठाया है, आप देख सकते हैं. इम्पैक्ट, दिस मूव इज इन लाइन विद द पीएम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बिसाइड्स कंजर्वेशन. इट विल ऑल्सो एनहांस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन ऑफ रूरल इंडिया. तो देखिए यहाँ पे एक लेडी हैं जो बैम्बू से एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट वर्क बना रही हैं. तो देखो बैम्बू यहाँ पे अब वो लोग यूज़ कर सकते हैं. पहले क्या होता था, क्योंकि बैम्बू ट्री के डेफिनेशन में आ जाता था, पहले बैम्बू वॉज ट्री इवन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया. अभी हट के बैम्बू नॉट इक्वल टू ट्री इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हुआ है. राइट, तो पहले जब ट्राइबल्स कलेक्ट करने जाते थे तो वो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी से भिड़ जाते थे. तो देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश बिटवीन द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड ट्राइबल्स. तो इस 2017 अमेंडमेंट से ये क्लैशेस कम हो जाएंगे और बैम्बू का जो यूज़ है, जो बैम्बू को यूज़ करके फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वर्क बन गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल गया, यहाँ पे और सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बूस्ट मिलेगा. दिस विल एनकरेज फार्मर्स टू टेक अप ब्लॉक प्लांटेशन ऑफ सुटेबल बैम्बू स्पीसीज ऑन डिग्रेडेड लैंड. In addition to that, on agriculture and other private lands under the agroforestry mission. An enabling environment for the cultivation of bamboo will help in the creating of job opportunities. For example, देखिए ये भी बैम्बू से बना है. Alright, अब देखिए कनेक्टिविटी बन गया है. यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गया तो अभी टेक्निकली ये एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बन गया बैम्बू से. राइट, सो आप इसको वो इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं. बस ऊपर से आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि टेक्निकली एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना है.
राइट। एंड फिर ये देखिए एक बैम्बू से आर्ट वर्क बना है। तो ये सारी चीज़ें अब ट्राइबल्स के कंट्रोल एंड कलेक्शन के अंदर आ गई हैं आफ्टर द 2017 अमेंडमेंट। तो इसलिए एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि 2017 अमेंडमेंट में बैम्बू को ट्री के डेफिनेशन से हटा दिया गया था, सिर्फ उन्हीं बैम्बू को जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो कर रहे थे। तो एक क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। हमने क्या देखा, ये टाइमलाइन मैंने आपको पहले बताया था। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कॉलोनियल ओरिजिन का था। इट एक्सक्लूडेड द लोकल कम्युनिटीज़। ये एक्ट फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बना था, बट द वे द ब्रिटिश परसीव्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाज वेरी डिफरेंट। वो लोग सोचते थे कि जो ट्राइबल्स हैं उनको हटा देना चाहिए एंड उनको एक गार्डेड कम्युनिटी की तरह उसको हमें डेवलप करना चाहिए, विच वॉज देयर आइडिया, क्योंकि वो लोग सिर्फ इकोनॉमिक एस्पिरेशंस रखते थे। 3 टाइप का जो मैंने आपको बताया, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट का, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए और जो विलेज फॉरेस्ट हो गए। रिजर्व फॉरेस्ट में ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सब अलाउड है अनलेस कुछ प्रोहिबिट हुआ है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो डेफिनेशन है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ही दिया हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2 टाइप के होते हैं। दिस क्लासिफिकेशन फ्लोज फ्रॉम द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये याद रखिएगा, मैं विल कम बैक टू दिस आफ्टर स्टडीइंग द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एज वेल। ये एक चीज़ हो गया। एंड फिर हमने 2017 अमेंडमेंट देखा कि बैम्बू को ट्री के डेफिनेशन से हटा दिया गया था। तो होप दिस मेक्स एवरीथिंग क्लियर अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 को समझने के बाद अभी विल मूव अहेड एंड विल स्टडी द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एंड इसके रिसेंटली 2022 में रूल्स भी निकाले गए थे। एंड अभी 2023 अगस्त 2023 टू बी स्पेसिफिक, इसका एक 2023 अमेंडमेंट भी पास हो गया है। सो दिस इज़ फेयरली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ करंट अफेयर्स टॉपिक जो हम आगे कवर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 1976 में फॉरेस्ट गवर्नेंस में एक शिफ्ट आया था इन अ कंट्री। द टर्म फॉरेस्ट्स was deleted from state list and was added and inserted into the concurrent list. तो फॉरेस्ट गवर्नेंस एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट बन चुका था आफ्टर द 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 17A था जिसमें एक नया एंट्री ऐड किया गया था लिस्ट 3 में, जिसका नाम था फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया 1980 में, स्पेसिफिकली 25 अक्टूबर 1980। आपको डेट्स नहीं याद रखने, ये डेट का एक सिग्निफिकेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी बस आप इतना याद रखो कि 1976 के बाद जो फॉरेस्ट गवर्नेंस में शिफ्ट आया तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया। दिस वाज प्राइमरली डन टू गिव फोर्स टू द आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो कि आर्टिकल 48A क्या बोलता है। ये मैंने अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले एक्ट के वीडियो में, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वाइल्ड लाइफ का टॉपिक पढ़ाया था इनिशियली, उसमें मैंने डिस्कस किया था। ये टेक्निकली एक DPSP है विच इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट। तो जो एक बिल्कुल जो वर्ड टू वर्ड जो प्रोविजन है, आप इसको कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन करें। तो ये हो गया एक छोटा सा बैकग्राउंड। एक और भी चीज़ है कि 1980 तक हमने ये ऑब्जर्व किया कि यार फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है। फॉरेस्ट कवर क्यों डिक्लाइन हो रहा है? तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया। ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था। तो एक तो था कि टू गिव फोर्स टू आर्टिकल 48A, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था अंडर DPSP, राइट। तो हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया। फिर 1976 के बाद क्योंकि फॉरेस्ट गवर्नेंस एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट बन गया, तो सेंटर ने सोचा कि क्यों ना हम एक नेशनल लेवल पे एक लॉ लाएं जिससे हम सारे फॉरेस्ट लॉस को कंसोलिडेट करें और टेक्निकली इन अ वे थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दें इसको। तो अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट हैड सेपरेट लॉस, उनके पास सेपरेट लॉस थे, बट 1980 के एक्ट के थ्रू दे ट्राइड टू कंसोलिडेट ऑल द existing separate laws into one proper forest law, जो था Forest Conservation Act of 1980. It was also to control the unchecked deforestation. It also helped regulate and control the transit of forest produce. Forest produce क्या है हमने सीख लिया है। Forest produce कहाँ डिफाइंड है? Indian Forest Act of 1927 में डिफाइंड है। Now we know that. Duty leviable on timber and other forest produce. ये सब काम के लिए Forest Conservation Act 1980 ब्रॉडली लाया गया। और जो मेन बैकड्रॉप था कि फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है, प्लस अब फॉरेस्ट गवर्नेंस भी शिफ्ट हो गया है इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक काम करते हैं, सारे स्टेट लॉस को एक कंसोलिडेट करते हैं ताकि हम अच्छे से गवर्न कर पाए फॉरेस्ट को। ये एक इसका ब्रॉड इंटेंशन था। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है वो है ये वाला पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे के जो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा काफ़ी चीज़ें इसी से रिलेट करती हैं। इवन जो 2023 का अमेंडमेंट आया है वो इसी के अराउंड ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। तो एक बार इसको देखते हैं, ये प्रोविजन क्या है इसको समझते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इफ अ फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस देन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंटर इज मैंडेटरी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ, लेट्स से मैंने यहाँ पे बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ अ फॉरेस्ट लैंड, इस फॉरेस्ट लैंड में से ये वाला एरिया मुझे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो मुझे वहाँ के पेड़ काटने पड़ेंगे, मुझे फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। तो उसके लिए टेक्निकली मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक फॉरेस्ट एरिया को, उसमें से एक लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को, थोड़ा सा पार्ट को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी विच इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन कर रहा हूँ, उस वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो मुझे सेंटर का प्रायर अप्रूवल इज मैंडेटरी। और ये अप्रूवल कैसे दिया जाएगा? एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप होगी, वो एडवाइजरी कमेटी सेंटर को अप्रूव मतलब एडवाइस करेगी कि आपको अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंटर इज मैंडेटरी। तो एक चीज़ याद रखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 टॉक्ड अबाउट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ। बेसिकली इसी के अराउंड काफ़ी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। ये लॉस को कंसोलिडेट कर रहा था, वो सारा तो ठीक है, फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा था, हमने ये लाए, वो सारी चीज़ें देर ऑल गुड इनफ। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो लाइन है जो आपको याद रखना है, वो ये वाला चीज़ है कि अगर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए तो वो कैसे हो सकता है, और सेंटर का अप्रूवल कब कब किस किस सिनारियो में दिया जा सकता है। और एक एडवाइजरी कमेटी होगी जो सेंटर को एडवाइस करेगी कि इसमें अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, हमने अभी देखा कि ब्रॉडली 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट थे। 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट थे। क्या क्या थे? प्लीज ट्राई टू रिकॉल। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, या मैंने आपको बताया था अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ऐसा भी रख सकते हैं। अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट है, ये उनके एक्ट में ही मेंशन किया गया था। मैंने आपको अभी बताया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा था इसमें कि वो एक्ट में दिया गया है। अब इनको हमने बोलते थे नोटिफाइड फॉरेस्ट्स। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, FCA स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये बस इन्हीं 3 टाइप के फॉरेस्ट को कवर करता था। वो बोलते हैं ना कि सर्टेन फॉरेस्ट आते हैं इस एक्ट के परव्यू के अंदर। तो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के परव्यू के अंदर यही फॉरेस्ट आते थे जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कोड अनकोड नोटिफाइड फॉरेस्ट। बट उन फॉरेस्ट का क्या जो नोटिफाइड नहीं है, वो इस एक्ट के परव्यू के अंदर नहीं आते थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के परव्यू के अंदर सिर्फ नोटिफाइड फॉरेस्ट आते थे जो ब्रॉडली रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट थे। मैंने आपको बताया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट्स में नोटिफाई, रिमेंबर ये मैंने आपको बताया था राइट अभी। तो वो सारे फॉरेस्ट नोटिफाइड फॉरेस्ट हो गए। जो नहीं नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, अब ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं भाई? प्राइवेट फॉरेस्ट हो गए। प्राइवेट फॉरेस्ट वो हो गए किसी लेट से किसी का प्राइवेट लैंड है, उसका 200 एकर्स ऑफ लैंड है फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे, तो उस लैंड पे जो अगर फॉरेस्ट ग्रो कर गया तो दैट इज तो नॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, तो इसलिए वो प्राइवेट फॉरेस्ट हो गए। तो अभी क्या हुआ कि ऐसा ही चलता रहा, 1980 में ये एक्ट आया था एंड ऐसे ही चलता रहा कि प्राइवेट फॉरेस्ट अब नहीं इंक्लूड होंगे। लेकिन 1996 में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको नोट करिए। दिसंबर 1996 तक दिस एक्ट डिड नॉट कवर प्राइवेट फॉरेस्ट, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट इन द TN गोडावर्मन तिरुमलपड केस एक लैंडमार्क जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें यह बोला गया कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन इज इररेलेवेंट। द कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड दैट द ओनरशिप अलोन वुडंट डिटरमाइन द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज। कोर्ट ने यह बोला कि क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो मोटिव है वो है कंट्रोलिंग अनचेक्ड डिफॉरेस्टेशन, कंसोलिडेटिंग फॉरेस्ट लॉज, ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बेसिकली इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है, तो फॉरेस्ट का ऐसा क्लासिफिकेशन करना इज नॉट राइट। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज इररेलेवेंट। जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं वो भी तो फॉरेस्ट ही हैं राइट, उनका भी प्रिजर्वेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द गवर्नमेंट मस्ट अडहेयर टू द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ऑल फॉरेस्ट आर शुड बी ट्रीटेड एज फॉरेस्ट। ऐसे हमें इंटरनल क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए
कि एक रिजर्व फॉरेस्ट है, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या विलेज फॉरेस्ट है, जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं वो भी एक फॉरेस्ट ही हैं, वो भी फॉरेस्ट ही हैं, इसलिए उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको इल ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनका डिफॉरेस्टेशन ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इवन इफ एन एरिया हैड अ प्राइवेट ओनरशिप बट पोजेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरेस्ट, इट वुड बी सब्जेक्टेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैंने आपको जो पूरा कहानी बताया, आपको बस एक लाइन याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट के डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया। उसने बोला कि और फॉरेस्ट सब भी इंक्लूड हो जाएंगे, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सही बोला, बिल्कुल सही बोला, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक कंट्रोवर्सी आ गया। आप रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसमें एक स्टेक होल्डर था, स्टेक होल्डर नंबर 3, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइवर्स थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंसर्न थे। उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स विल बी हॉल्टेड, क्योंकि अब सारे फॉरेस्ट को हमें कवर करना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, तो फिर तो डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सकता है। फिर अगर पेड़ काटना है तो बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे, बहुत टीडियस हो जाएगा प्रोसेस। तो जो इंडस्ट्रियल क्लास था और जो प्राइवेट पेयर्स थे, इवन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, वो रुक जाएंगे, वो डिले हो जाएंगे। तो उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल, इसको एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बोला जाता है। बट जो इंटेंशन था कि हमें सारे फॉरेस्ट को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए, वो बहुत अच्छा था। तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को अर्ज किया, स्टेट्स टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्राइटेरिया। आफ्टर द गोडावरमन केस, TN गोडावरमन केस, आप ये नाम याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन मेंस। एक क्वेश्चन आया था 2022 में, जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जिसमें पूछ रहा था कि एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंटरवीन किया है। तो उसमें आप ये एग्जाम्पल दे सकते थे, TN गोडावरमन केस, प्लीज रिमेंबर दिस, एंड दिस इज अ लैंडमार्क केस। एंड जो 2023 अमेंडमेंट है उससे भी ये रिलेटेड है, आई टेल यू हाउ। तो अभी वापस आ जाते हैं, हमने देख लिया TN गोडावरमन केस क्या था। TN गोडावरमन केस ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज इररिलेवेंट, सारे फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट से होते हैं भाई, तो ऐसा क्लासिफिकेशन मत करो, सारे फॉरेस्ट को एक जैसे ट्रीट करो। तो उससे फॉरेस्ट का डेफिनेशन एक्सपैंड हो गया। कंट्रोवर्सी क्या हो गई, जो इंडस्ट्रियल क्लास और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सॉरी, जो एक स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इशू होने लगेगा, वो अपना प्रोजेक्ट्स हॉल्ट कर देंगे, वो डिले हो जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिले हो जाएगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि स्टेट्स हैव टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्राइटेरिया, खुद के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी देखो, इसमें भी एक फेडरल टसल है, देयर इज अ हिडन फेडरल टसल। वो क्या है, देयर इज अ कमिटी नोन एज फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। मैंने आपको बताया था, राइट, एक एडवाइजरी कमेटी का अप्रूवल चाहिए। तो जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी ने ये बोला कि द क्राइटेरिया फाइनलाइज बाय द स्टेट, यहाँ पे द क्राइटेरिया फाइनलाइज बाय द स्टेट नीड नॉट बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द सेंटर। स्टेट्स बना भी देंगे तो सेंटर जरूरी नहीं कि उसको अप्रूव कर दे। तो यहाँ पे एक फेडरल टसल है, राइट, एक फेडरल इंप्लीकेशंस भी हैं, फेडरल इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं। तो ये वैसे तो प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या है भाई, इट इज़ अ एपेक्स बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अप्रूवल फॉर द फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। अब आपको बस इतना याद रखना है। एंड इसके बारे में हमने क्या देखा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बात करता है कि फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्ट करना है फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ही सेंटर को एडवाइस करता है कि इस चीज़ में अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, राइट। सो हमने सारा कवर कर लिया, हमने देख लिया थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये एक्ट क्यों आया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अबाउट डाइवर्जन, कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एंड स्टेट्स को काम था, एंड क्या फेडरल टसल आ रहा था यहाँ पे, ये हमने देख लिया है। लेट्स मूव ऑन। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में, बट ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स भी आए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2002, एंड एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया है, वही फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया है 2023 में। बट इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़े बहुत और लेजिस्लेशंस पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका भी यूज़ होता है, विल सी हाउ। बट अभी के लिए लेट्स लुक इनटू द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ एक्ट ऑफ 2006 इज अ 21st सेंचुरी लेजिस्लेशन, राइट। मैं आपको अपने जो टाइमलाइन है वहाँ ले जाता हूँ। तो हमने देख लिया है अभी तक, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हमने पढ़ लिया है।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैंपा। ये दोनों समझने के बाद हम ये जो रिसेंट करंट अफेयर्स है, जो रूल्स आए थे एंड जो बिल आया था, जो अभी एक्ट बन चुका है, इन दोनों को डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। तो चलिए अभी समझते हैं द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 है, इट इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन एंड विल अंडरस्टैंड हाउ। आपको याद है मैंने आपको एक टाइमलाइन बताया था, आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया, जो फॉरेस्ट्स हैं उनका एक टेक ओवर हो गया, एक कॉलोनियल टेक ओवर हुआ। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो कस्टमरी राइट्स एंजॉय करते थे, उनको उनके राइट्स डिप्राइव हो गए, और जो फॉरेस्ट एरिया है उसको स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, वेर इन द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी हैड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। तो इतने सालों को जो ग्रीवियंसेस हैं वो सारे अक्यूमुलेट हो रहे थे। 1947 के बाद ट्राइबल्स ने सोचा कि यार अभी कुछ अच्छा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा था जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 पहले आया, उसके बाद जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 में उन्होंने भी रिकमेंडेशंस दिया, ये दोनों ही एंटी ट्राइबल्स थे। इसमें हम सिर्फ कमर्शलाइजेशन एंड एक कॉलोनियल माइंडसेट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिससे हम ट्राइबल्स को एक्सक्लूड करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। बीके रॉय बर्बन कमेटी बनी, बीके रॉय बर्बन कमेटी जो 1980 में आई थी, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इसने सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को रिकमेंड किया एंड एक रिपोर्ट लाया 1982 में, विच टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ट्राइबल लाइफ। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए इवेंचुअली 2006 में जाके इन द 21st सेंचुरी वी केम आउट विद द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन, इसका जो ओरिजिनल जो एक्ट में जो नाम लिखा हुआ है, इट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। इसी को हम शॉर्ट में इसके लास्ट के जो वर्ड्स हैं उसको हम कंबाइन करके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 बोलते हैं। तो अभी समझते हैं, हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया कि कैसे years of accumulated grievances then was getting corrected through the Forest Rights Act of 2006. तो इस बेसिकली क्या है हुआ इसमें, it was a restitution of deprived forest rights across India. Okay, it integrated the conservation of nature with the rights of indigenous communities. Remember मैंने आपको इनिशियली में बताया था कि फॉरेस्ट के कितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उसमें से दो स्टेक होल्डर थे, एक तो थे ट्राइबल्स, एक वाइल्ड लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंटल ड्राइवर्स। तो जो ट्राइबल्स एंड जो वाइल्ड लाइफ है उनके बेसिस में उनको बेसिस मानते हुए उनको इंटीग्रेट करके हमने ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को डिज़ाइन किया था। वी टुक अ राइट्स बेस्ड अप्रोच ऑब्वियसली, क्योंकि नाम में ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लिखा हुआ है, एंड हमने जो हिस्टोरिक इनजस्टिस जो हुए थे ट्राइबल्स के साथ उसको करेक्ट करने के लिए हमने ये एक्ट लाया, एंड दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस्ड। दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो जो भी लेजिस्लेशन अभी तक बने थे वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स तो छोड़ो, वो नॉर्मल ट्राइबल्स के राइट्स को भी प्राइमेसी नहीं देते थे। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया उसने इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स पे भी ध्यान दिया एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स पे भी ध्यान दिया। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, जो मैंने यहाँ लिखा है, विल कम टू दैट। तो चलो बेसिक्स तो हमने समझ लिया, अभी समझते हैं कि इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्ट के who is entitled to this act. This act is applicable to tribals and other traditional forest dwelling communities. सही है। Ministry of Tribal Affairs is the nodal agency, ना कि Ministry of Environment. This is very important for prelims. Remember कि जो Ministry of Tribal Affairs है वो nodal agency है for the implementation of Forest Rights Act. And this also makes sense because इसमें जो primacy है that is not to the environment, that is not to the wildlife conservation, but rather to the राइट्स बेस्ड अप्रोच विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स जो ट्राइबल्स हैं जिनके साथ सालों से हिस्टोरिक इनजस्टिस हुआ है। इसमें क्या क्या राइट्स हैं एक ब्रॉडली देखते हैं। इनके पास ओनरशिप के राइट्स हैं, यूज राइट्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल जो हमने देखा था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, वी लर्न अबाउट द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, गम्स हो गए, ऑयल्स हो गए, सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, तो वो सब के ऊपर इनका कलेक्शन एंड कंट्रोल राइट्स है। द राइट्स कन्फर्ड अंडर द एक्ट आर हेरिटेबल बट नॉट एलियनेबल और ट्रांसफरेबल। तो ये सारे राइट्स को हम इनहेरिट कर सकते हैं, दीज राइट्स आर हेरिटेबल। नेक्स्ट आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लुक एट इट केयरफुली। जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं
लेट्स से कोई नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्राइबल्स को इतना राइट इतने इतने हद तक एक्सटेंड किया गया, इतने राइट्स दिए गए उनको कि वो लोग ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर भी रह सकते हैं। लेट्स से कोई फॉरेस्ट लैंड है प्रोटेक्टेड, उसको बाद में जाके प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1970 में कोई फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया। उससे पहले भी तो ये जो लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटीज वो रह रहे हैं, वो तो सालों से रह रहे हैं, उससे बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उनको भी इस एरिया में, इस प्रोटेक्टेड एरिया में रिसाइड करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। इस हद तक हमने ट्राइबल्स के बारे में सोचा था इस एक्ट में, इसलिए दिस इज सीन एज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ओनली रिकॉग्नाइजेस pre-existing rights which are already being exercised by eligible persons in national parks or sanctuaries। मैंने जस्ट अभी बताया, लेट्स से कोई नेशनल पार्क है जो पहले वहाँ पे नेशनल पार्क नहीं था, पहले बस वो एक फॉरेस्ट लैंड था, प्लेन फॉरेस्ट लैंड था। बाद में जाके हमने देखा कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ से ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, टू बी स्पेसिफिक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जो कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे पहले से रह रही हैं, उनको हमने वहाँ पे रिसाइड करने के लिए अलाउ कर दिया, और उनके जो प्री एग्जिस्टिंग कस्टमरी राइट्स थे जो पहले से चले आ रहे थे सदियों से, उसको हमने अलाउ कर दिया। बट इस एक्ट के थ्रू वी डिड नॉट क्रिएट एनी न्यू राइट्स। वही यहाँ पे लिखा है, इट सिक्योर्स टेन्योर ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स बट नो न्यू राइट्स आर बीइंग क्रिएटेड। रेस्टिट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट्स अक्रॉस इंडिया, ये था इसका बेसिकली हिस्टोरिक इनजस्टिस जो हुआ है उसको खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जो कंजर्वेशन रूल्स आए थे फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2002 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, मैंने 2002 बोला क्या, सॉरी, आई मेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2022 एंड जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी, तो प्लीज़ पे अटेंशन। जो ग्राम सभा था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर वो डिफाइन था। टर्म्स ग्राम सभा एंड विलेज फॉर पर्पसेस ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज डिफाइंड, इसी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। एज पर द एक्ट, द ग्राम सभा हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। इसका क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट विल प्रोवाइड सर्टन राइट्स टू होम, ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। चलो यहाँ तक तो सही है, उनको सर्टन राइट्स मिलते हैं, और लेकिन इन राइट्स का नेचर क्या होगा और किस एक्सटेंट तक ये राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये ग्राम सभा से कंसल्ट किया जाएगा। ग्राम सभा हैज अ अथॉरिटी, इज अ कंपीटेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन दैट। एंड लेट्स से ग्राम सभा का कोई क्लेम में कोई डिस्प्यूट हो जा रहा है, तो दैट कैन बी अपील्ड बिफोर अ कोर्ट। तो ये तो सिंपल है। तो हमने देख लिया सेलिएंट फीचर्स, हमने देख लिया कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज अ नोडल एजेंसी एंड ग्राम सभा का इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी हमने ये भी देखा कि जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके अंदर भी ट्राइबल्स का सेटलमेंट अलाउड है। सही है। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज हम पढ़ रहे हैं कि राइट्स, तो कौन से राइट्स, तो वो सारे जो राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एंड 4 हेड्स के अंदर समझ सकते हैं। तो व्हाट आर द 4 हेड्स, टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। अब ये क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर जो 4 राइट है उनमें सबसे पहला राइट है टाइटल राइट्स। नाम से ही पता चल रहा है टाइटल राइट्स, आप टाइटल दे रहे हो, आप ओनरशिप का टाइटल दे रहे हो। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं दे हैव द राइट टू ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड मैक्सिमम क्या लिमिट है, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक। ठीक है। ट्राइबल्स को यूज राइट्स मिले हैं। यूज राइट्स एज इन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमने देखा था, गम्स हो गए, ऑयल, रेजिन्स, सीड, लीव्स, हनी हो गया, ये सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इनको वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है, ये यूज राइट्स किसके पास है, उन्हीं ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल्स के पास है। नेक्स्ट आ जाता है रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन ये राइट क्या बोलता है कि लेट से कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको इलीगली एविक्ट कर दिया गया, उसको अपने जहाँ पे वो लोग रिसाइड कर रहे हैं वहाँ से इलीगली एविक्ट कर दिए गए या फोर्सफुली डिस्प्लेस हो गए वो, तो स्टेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका रिहैबिलिटेशन हो। उनका रिहैबिलिटेशन होना इज मस्ट अंडर दिस एक्ट, दिस इज देयर स्टैट्यूटरी राइट। तो ये हो गया रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स, प्लस उनके थोड़े बेसिक कम्युनिटीज़ में भी मिलेंगे, रिहैबिलिटेशन होगा एंड बेसिक कम्युनिटीज़ में मिलेंगे,
सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ऑलराइट, मैंने आपको बताया टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स, ये तीनों राइट्स मैंने रेड में लिखा है। बट ये नेक्स्ट राइट जो मैं लास्ट राइट है, जो TURF, जो F जो लास्ट वाला राइट है, वो मैंने ग्रीन में लिखा है। आई हैव रिटन दिस बिकॉज आई वॉन्टेड टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दी अबव 3। ये कैसे डिफरेंट है? जो टाइटल राइट्स, यूज राइट्स एंड रिलीफ डेवलपमेंटल राइट्स हैं, ये तीनों इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं, ये इंडिविजुअल को अप्लाई करते हैं। बट जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट है वो एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है। अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो कोई एक अकेला ट्राइबल, एक अकेला फॉरेस्ट वेयर तो नहीं कर सकता है, यू नीड अ कम्युनिटी टू डू दैट। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट इज अ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। अब इसमें क्या है? द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजेनरेट, कंजर्व एंड मैनेज any community forest resource which they have been protecting and conserving for sustainable use since ages। ठीक है, तो ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो गया। सही है। अभी देखते हैं जो राइट्स हैं, हमने देख लिया कौन कौन से राइट्स हैं। टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, जो कि एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है एंड ये तीनों इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं। चलो सही है। लेकिन लेट्स से कोई शेड्यूल्ड ट्राइब कोई इंसान है, तो क्या उसको मिल जाएगा? क्या वो राइट्स वो क्लेम करेंगे तो उनको मिल जाएंगे? तो उसके लिए भी एक सर्टेन क्राइटेरिया दिया गया है जो इसी एक्ट के अंदर दिया गया है। उसको एक ब्रॉडली देख लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल ही स्टैटिक पार्ट है, बिल्कुल ही थ्योरी पार्ट है, आप बस इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बट रिमेंबर दिस, दो लोग थे जो एंटाइटल्ड थे। पहले थे ट्राइबल्स, उन्हीं को यहाँ पे लिखा गया है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और दूसरे थे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये तो हम लोग देख ही लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके 3 क्राइटेरिया है। मस्ट बी ST इन एन एरिया, प्राइमरी रिसाइडेड इन फॉरेस्ट लैंड प्रायर टू December 2005। अब December 2005 का क्या लॉजिक है? ये एक्ट बना था 2006 में, तो उसके पहले तक जो भी रिसाइड कर रहा है प्रायर टू 2005 उनको कंसिडर करेंगे। एंड दैट फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब मस्ट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर लाइवलीहुड नीड्स। सही है। वैसे ही अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए क्राइटेरिया है, क्या है? प्राइमरी रिसाइडेड इन फॉरेस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 जनरेशन, मतलब 75 ईयर्स के आसपास, प्रायर टू अगेन December 2005, मस्ट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड नीड्स। एंड ये पॉइंट बेसिकली ये बोल रहा है कि लेट्स से एक अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग विलेज ही है पूरा, और उनको ये क्लेम मिल गए, उनको राइट्स के क्लेम मिल गए हैं, तो इस विलेज के हर एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलर को जाके अलग से राइट क्लेम करने की जरूरत नहीं है, वो सबको मिल गए हैं। ये लॉजिक है। तो दीज आर द क्राइटेरियाज। तो हमने देखा बेसिक्स, हमने एक बैकग्राउंड भी समझ लिया था कि कैसे हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हो रहे थे एंड उनको करेक्ट करने के लिए ये लाया गया, एंड इसलिए ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। हमने सेलियंट फीचर्स देखा, हमने देखा कि नोडल एजेंसी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हमने देखा ग्राम सभा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमने देखा जो 4 राइट्स हैं, टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, इनको देख लिया। इनमें से फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है और बाकी 3 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं, इनको देख लिया। हमने इनका क्राइटेरिया भी देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द कंजर्वेशन रूल्स एंड जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 है, एक छोटा सा टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इसको समझ लेते हैं। दिस रिलेट टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 ओनली। तो ये क्या है? अभी देखो, रिकॉल करिए कि मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एक फॉरेस्ट के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तो उन स्टेक होल्डर्स में एक थे ट्राइबल्स एंड दूसरा जो मैंने लिखा था वो वाइल्ड लाइफ था। जो थर्ड था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंटल ट्राइबल्स, उनको हटा देते हैं। अभी बस ये दोनों को लेते हैं। ट्राइबल राइट्स आर ग्रांटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अभी हमने देखा कि जो FRA इंप्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो नोडल एजेंसी है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। जाहिर सी बात है कि सेम फॉरेस्ट लैंड पे ट्राइबल जो लोग राइट्स क्लेम कर रहे हैं एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेट भी करना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी करना है, तो इन दोनों में क्लैश हो जाता है। तो इसी क्लैश को अवॉइड करने के लिए हमने एक्ट में ही एक टर्म डिफाइन किया, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अब ये क्या है? क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, पहले तो आपको यह याद रखना है कि दिस इज एनविसाज्ड अंडर द एक्ट इटसेल्फ, अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 इटसेल्फ। ठीक है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आर डिफाइंड अंडर द एक्ट एज एरियाज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज which are required to be kept inviolate. They are not allowed for human settlements and not even to tribals.
वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए मैं आपको एक क्रिटिकल हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बता रहा हूँ। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। हमने बोला कि लेट्स से यार ये एक नेशनल पार्क है या ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर कोई अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स यहाँ पे रह रहे हैं, ये कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, नेशनल पार्क के अंडर ही रिसाइड कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको ये राइट देता है कि वो अंदर भी रिसाइड कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग राइट्स वो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको वो कर सकते हैं, बट कोई नया न्यू राइट क्रिएट नहीं होगा। रिकॉल ओके। अभी यहाँ पे एनिमल्स भी रह रहे होंगे बिकॉज टेक्निकली ये नेशनल पार्क है, राइट? दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, एंड अगर प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हुआ है तो दैट इज़ फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन ओनली। तो अभी ऐसा बोला गया कि यार ट्राइबल्स लोग को काफ़ी राइट्स हमने दिया है, हमने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर भी रिसाइड करने के लिए परमिशन दे दी है, बट हम बस एक छोटा सा एरिया डिक्लेयर करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एक पर्टिकुलर एरिया जो क्लोज्ड होगा फॉर एवरीबडी। जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो इस नेशनल पार्क में रह भी रहे हैं, इस प्रोटेक्टेड एरिया में रह भी रहे हैं, वो भी इसके अंदर नहीं अलाउड है। कोई एक्सटर्नल ह्यूमन तो बिल्कुल ही नहीं अलाउड है, दोनों में से कोई नहीं अलाउड है। दिस इज कंप्लीटली इनवायोलेट, दिस इज अ वर्जिन एरिया जहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, इसलिए दिस इज नोन एज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नाम में ही क्रिटिकल, क्रिटिकल क्यों मैंने बोल दिया कि यार कहीं भी इट शुड बी केप्ट कंप्लीटली इनवायोलेट, वाइल्ड लाइफ बिकॉज वाइल्ड लाइफ के लिए ही है, एंड हैबिटेट। अभी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कौन नोटिफाई करेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ को कंसर्न कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बेसिकली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नोटिफाई करेगी। लेकिन इसमें अभी एक और अच्छा बात आ जाता है, इसको देखिए। मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर काफ़ी एक्सटेंड तक ढेर सारे राइट्स दिए गए हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को टू करेक्ट देयर हिस्टोरिक इनजस्टिस। अभी लेट से एक नेशनल पार्क में क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफाइन हो रहा है। अगर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लेट से ये एक नेशनल पार्क था, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया था, एंड ये वाला रीजन था जिसको गाइडलाइन के थ्रू ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे तो कुछ ट्राइबल्स भी रह रहे होंगे। अब यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे होंगे उनको तो निकलना पड़ेगा, तो उनको यू रिमेंबर हमने पढ़ा था TURF, ये जो R था वो था रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स। बेसिकली दिस कंसर्न देयर रिहैबिलिटेशन, एंड ये इस पे रोल किसका था? मतलब इस पे रोल किसका था? इस पे रोल था ग्राम सभा का। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। लेट्स से ये एक नेशनल पार्क है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बोला कि यार अब से ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ये वाला पोर्शन। बोले कि ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं जो ट्राइबल्स हैं, अभी आके इस साल नोटिफाई हुए गाइडलाइंस के थ्रू कि ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होगा, बट हम तो यहाँ पहले से रह रहे हैं, तो हमें यहाँ से मूव आउट करना होगा। हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्योंकि है, हम अपना राइट्स क्लेम कर सकते हैं अबाउट रिहैबिलिटेशन राइट्स, राइट? ये हमारे पास राइट है, बट ये नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ राइट्स, रिकॉल मैंने यहाँ पे लिखा था, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ राइट्स कौन डिसाइड करेगा? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक फर्दर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ये बात है बेसिकली। तो इतना स्ट्रांगली हमने जो क्लेम है उनका मेंटेन किया गया है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर कर दिया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, फिर भी एक स्टेप आगे जाके ग्राम सभा को अप्रूवल देना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग रिहैबिलिटेट होंगे एंड यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एस्टैब्लिश होगा। ये बात है, दिस इज द क्रक्स। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एक छोटा सा मैं आपको बस डिफरेंस बता देता हूँ। एक चीज़ होता है कोर टाइगर हैबिटेट, हमने अभी पढ़ा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, इट इज एम्फसाइज्ड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 एंड इट इज डिफरेंट देन द कोर टाइगर हैबिटेट। कोर टाइगर हैबिटेट बेसिकली ऐसा होता है कि मान लो एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के अंदर एक छोटा सा एक एरिया ऐसा है जिसको हमने कोर टाइगर हैबिटेट बोला है, एंड जो कोर टाइगर हैबिटेट है इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, इसलिए उसको बोला जाता है कोर टाइगर हैबिटेट। दिस इज एस्टैब्लिश्ड अंडर WPA 1972। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। डोंट वरी, कोर टाइगर हैबिटेट हम पढ़ेंगे व्हेन विल स्टडी स्पीसीज। मैंने आपको बताया था हमें एलिफेंट्स के बारे में पढ़ना है, हमने टाइगर्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे इन द आगे जाके जब हम स्पीसीज एंड मैपिंग वाला सेक्शन कवर करेंगे। तो ये याद रखिए कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज एनविस्टाज्ड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एंड जो कोर टाइगर हैबिटेट है इट इज एनविस्टाज्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972।
अब ये हमने पहले ही देख लिया है, बट मैं आपको बस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव स्टडीड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। तो मैंने बोला था कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इट इज़ डिफाइंड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ये तो एक्ट में डिफाइंड है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही डिफाइंड है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इट फ्लोज फ्रॉम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। क्यों? वाई डज इट फ्लो एंड हाउ डज इट फ्लो? तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, क्योंकि हमने उनको यूज राइट्स देने थे, ट्राइबल्स को हम यूज राइट्स दे रहे थे। रिकॉल द राइट्स, TURF, टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। क्योंकि हम यूज राइट्स दे रहे थे तो हमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हमने डिफाइन किया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है वो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, राइट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बीच में, इट फ्लोज फ्रॉम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, नॉट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आपको पहले बताया था, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो नाउ वी हैव स्टडीड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, हमने देख लिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड हमने फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 भी देख लिया। नाउ विल मूव टू द रिसेंट करंट अफेयर्स टॉपिक, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं ऑफ 2022। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है एंड स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक है ये मैंने विजन के मंथली मैगजीन से उठाया है एंड इसको भी मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा। इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के बारे में, जो मैं आपको कैंपा बताया था। आई हैव रिटन कैंपा इन माई टाइम लाइन, राइट, तो वो भी हम यहीं कवर करेंगे। तो नाउ विल मूव हेड विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2022। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2022। जैसे कि मैंने बताया ये करंट अफेयर्स टॉपिक है और ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने PT 365 और मंथली मैगजीन दोनों से उठाया है। आई थिंक PT 365 जो 2023 का एडिशन था उसमें भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स मेंशन था। तो लेट्स स्टार्ट। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, राइट, एंड एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था। तो उसी एक्ट के अंदर, उसी लॉ के अंदर कुछ रूल्स नोटिफाई किए गए थे 2022 में। एक्चुअली इससे पहले भी रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक 2003 फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं, उन्हीं को अमेंड होकर ये 2022 वाला वर्जन आया है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में मैंने आपको क्या एक क्रक्स बताया था कि जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है उसमें इट टॉक्स अबाउट डाइवर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़। एक फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ में डाइवर्ट करने के लिए क्या अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि एक सेंटर का अप्रूवल चाहिए एंड एक एडवाइजरी कमिटी एडवाइस करती थी सेंटर को कि अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, राइट। तो एक अप्रूवल प्रोसीजर था उसमें, ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं ये इन्हीं अप्रूवल प्रोसीजर्स को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर होना चाहिए अप्रूवल देने के लिए, कौन कौन सी कमिटीज़ होंगी जो अप्रूवल देंगे। देखो रूल्स का काम ही यही होता है। जो लॉ होता है या जो एक्ट होता है वो एक ब्रॉड स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, राइट। जो उसके निटिग्रिटीज़ होती हैं वो सारे रूल्स के थ्रू पता चलती हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स नोटिफाई करते हैं और जो लॉ है उसको और डिटेल में एक्सपैंड किया जाता है। जस्ट करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या उससे पहले वाला इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, पॉलिटी याद करो। अभी रिसेंटली इसमें CAA रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, CAA रूल्स ऑफ 2024। तो ये रूल्स इसी एक्ट के अंदर है। वैसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आर अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। चलो ये तो थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। अभी इसमें 4 मेन प्रोविजंस हैं जो आपको देखना है। प्रोविजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जो प्रोविजन नंबर 1 है दैट टॉक्स अबाउट अप्रूवल प्रोसेस। मैंने आपको पढ़ाया था इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कि सेंटर से अप्रूवल चाहिए। अब वो अप्रूवल कैसे मिलेगा, कौन कौन सी कमिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, वो दिया गया है। तुरंत देखते हैं। दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और आप एक बार देख लो, मोटा मोटी याद कर लो, दैट्स इनफ। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी, रीजनल एम्पावर्ड कमिटी एंड एडवाइजरी कमिटी, राइट। दीज आर द 3 कमिटीज़ एंड इनके फीचर्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ, ऑल राइट। जो रीजनल एम्पावर्ड कमिटी है दैट इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको सेंटर सेटअप करता है इन ईच ऑफ इट्स रीजनल ऑफिसेस। जो सेंटर के अलग अलग स्टेट्स में जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे रीजनल एम्पावर्ड कमेटी सेटअप की जाती है।
और जो लास्ट है वो है एडवाइजरी कमेटी. दिस इज ऑल्सो सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें 6 मेंबर्स होते हैं एंड दे मीट एवरी मंथ. इनका है मीट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ. इसका भी है एटलीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ. जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें 6 लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है एंड दे मीट एवरी मंथ. एंड जो एडवाइजरी कमेटी है इंपॉर्टेंट होती है. मैंने आपको बताया था कि एडवाइजरी कमेटी ही एडवाइस करती है सेंटर को ऑन टू गिव अप्रूवल और नॉट. तो वही यहाँ पे मेंशन है, टू एडवाइस विथ रिगार्ड्स टू ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द रूल्स. जो भी रूल्स हैं, जो भी रूल्स बनेंगे उसके अंदर अप्रूवल देना है कि नहीं देना है वो ही एडवाइजरी कमेटी देखती है. तो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, रीजनल एम्पावर कमेटी, एडवाइजरी कमेटी. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स का हमने पहला एक प्रोविजन देख लिया कि अप्रूवल प्रोसेस क्या वर्किंग है उसका. इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट किया है, थोड़ा सा और प्रोसीजर्स बताएं. ठीक है. प्रायर कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. ये सेकेंड प्रोविजन जो अभी हम देख रहे हैं, ग्राम सभा का जो प्रायर कंसेंट है उसको हटा दिया गया है. अभी ग्राम सभा का प्रायर कंसेंट चाहिए ही नहीं. इफ़ यू रिकॉल, अभी हमने जस्ट पढ़ा था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006. उसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट लैंड पर ग्राम सभा को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है. एक फॉरेस्ट लैंड है, उसी में ढेर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, राइट. स्पेसिफिकली 3 स्टेक होल्डर्स हमने देखा था. हमने देखा था ट्राइबल्स, वाइल्ड लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइवर्स. तो इसमें जो ट्राइबल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने ग्राम सभा को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया था. लेकिन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स नोटिफाई हुए हैं उन्होंने उस पावर को ग्राम सभा से छीन लिया है. तो टेक्निकली दिस इज इन वायलेशन विद द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006. ऑल्दो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि दे रन पैरेलली एंड इसमें ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. बट क्योंकि ग्राम सभा का अप्रूवल अभी हटा दिया गया तो दिस डेफिनेटली गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. एंड दिस इज ऑल्सो इन अ वे थ्रेट टू द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट प्रोवाइड करता है. बिकॉज इसमें ग्राम सभा का कंसेंट अब लगेगा ही नहीं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक प्रायर कंसेंट फ्रॉम द ग्राम सभा. तो ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप बस इतना याद रखो, ये जो कमिटीज़ हैं ये एक दिए गए हैं. दूसरा, प्रायर कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. ओके. एंड ये करके दे आर गिविंग पुश टू द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन. कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या है होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जस्ट इन 2 मिनट्स थोड़ा डिटेल में समझेंगे. बट आप इतना देख लो कि दिस एक्ट ऑफ कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन इज इकोनॉमिकली वेरी लुक्रेटिव फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट. मैं आपको यहाँ बताता हूँ. ये एक फॉरेस्ट लैंड है फॉर एग्जाम्पल, राइट. ये एक फॉरेस्ट लैंड है एंड इसी में हमारे ट्राइबल्स रह रहे हैं, राइट. एंड इसी में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है. तो इन दोनों के बीच में क्लैश आ जाएगा, राइट. देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तो गवर्नमेंट कर सकती है या प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं. स्पेशली जो प्राइवेट प्लेयर्स और जो इंडस्ट्रियल क्लास होती है, दे परसीव ट्राइबल्स एज एंटी डेवलपमेंट पीपल. मतलब वो उनको ऐसे देखते हैं कि ये लोग कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने नहीं देंगे बिकॉज दे आर सो अटैच, सो क्लोज टू देयर द प्लेसेस ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट कि वो लोग उनको कभी डेवलपमेंट करने नहीं देंगे. तो स्पेशली जो आदिवासी ग्राम सभाज होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज में ग्राम सभाज होते हैं, दे आर परसीव्ड एज एंटी डेवलपमेंट बाय द इंडस्ट्रियल क्लास. तो इस एक्ट में दे आर गिविंग अ पुश टू कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, राइट. एक कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन को काफ़ी पुश दिया गया है. कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में समझेंगे. एक और लास्ट प्रोविजन देख लेते हैं, एग्जेम्पशंस टू जूस. एग्जेम्पशंस टू जूस मतलब जो जू है, जू सेटअप करना, इसको पहले नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी माना जाता था. बट अभी जू को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के परव्यू से हटा दिया गया है. मतलब जू को अब फॉरेस्ट एक्टिविटी ही माना जाता है. तो अगर मैं जू बना रहा हूं तो मैं टेक्निकली मैं कोई डाइवर्ट ही नहीं कर रहा हूं, राइट. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो वैसे ही नहीं लगेगा. यू गेट द आइडिया. जू जो है उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के परव्यू से कैसे हटाया गया, ऐसे हटाया गया. उन्होंने बोला कि जू सेटअप करना इज अ फॉरेस्ट एक्टिविटी, इट इज़ नॉट ए नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी. तो अगर मैं जू सेटअप कर रहा हूँ तो टेक्निकली आई एम नॉट डाइवर्टिंग एनी फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि जू बनाना तो आई एम नॉट डाइवर्टिंग एनी फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि जू बनाना तो फॉरेस्ट एक्टिविटी है, राइट. तो जूज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग मल्टीपल परमिशन अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. तो ये चीज़ था. क्या क्या 3 चीज़ें हैं. अप्रूवल प्रोसेस एलैबोरेट किया, 3 कमिटीज़ देखे हमने.
प्रायर कंसेप्ट ऑफ ग्राम सभा नॉट रिक्वायर्ड नाउ, विच ऑल्सो गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ FRA। ये नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी इस इशू को रेज किया है। साथ में देयर इज अ पुश टू कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड देयर इज एग्जेम्पशन गिवन टू द सूज। अभी हम लोग समझते हैं कि ये कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कैंपा। कैंपा एक अथॉरिटी है एंड कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ मेथोडोलॉजी, इज अ टेक्निक। तो उन सब के बीच में डिफरेंस समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड होता है, एक कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होता है, और एक कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट भी आया है, इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया है ऑफ 2016। तो इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं कि कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो ये देखो, अभी मैंने जो लिखा है इसको नहीं पढ़ो, जस्ट लुक एट द डायग्राम। लेट्स से कोई इंडस्ट्रियल क्लास है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई पीस ऑफ लैंड को हमने काट दिया, हमने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। तो हमने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया और हमने हमारे प्रोजेक्ट्स बना दिए। लेट्स से कोई रेलवे लाइन ले कर दिया, कोई एयरपोर्ट के लिए हमने पेड़ काट दिए, तो ये फॉरेस्ट को हमने क्लियर कर दिया एक जगह पे। तो उसी इंडस्ट्रियल क्लास या गवर्नमेंट को, जो भी उस प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहा है, किसी और स्टेट में किसी और जगह फॉरेस्ट प्लांट करने होंगे। या तो इक्विवेलेंट प्लांट कर सकते हैं वो लोग, या तो वो लोग डबल ट्वाइस द अमाउंट प्लांट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो आइडिया है ये ऐसा है कि क्योंकि तुमने एक जगह से फॉरेस्ट क्लियर किया, तो तुम दूसरी जगह कहीं पर फॉरेस्ट और लगाओ, या तो उतना ही लगाओ या उससे दुगना लगाओ। दिस इज द आइडिया ऑफ कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं और जो निटिग्रिटीज हैं वो देखते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड। अगेन, डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड को सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था यही एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। इसलिए सी आई मेंशन, आपको ये बार बार काम आएगा, आगे भी ये काम आएगा। तो लेट्स लुक एट इट इन डिटेल। एप्लीकेंट्स फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इन, अब दो जगह हो सकती हैं, या तो आप हिली रीजन्स में रह रहे हो या आप नॉर्मल स्टेट कोई भी इसमें रह रहे हो, राइट। अगर आप हिली रीजन्स में रह रहे हो और आपका जो जोग्राफिकल एरिया है जो फॉरेस्ट कवर के अंडर है वो मोर देन 2/3 है, मोर देन 66% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर, या अगर आप स्टेट में हो और आपका जोग्राफिकल एरिया विच इज अंडर फॉरेस्ट इज मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, will be able to take up compensatory afforestation in other states where forest cover is less than 20%. इसको थोड़ा सा ज़्यादा वर्डिंग हो गया यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया अरुणाचल प्रदेश, राइट। अरुणाचल प्रदेश में अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर स्टडिंग फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि लॉज कैसे काम करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सर्वे कैसे की जाती है, रिपोर्ट कब कब रिलीज होता है, व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी लेट्स कम बैक टू आवर आइडिया ऑफ कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। अरुणाचल प्रदेश जो है, इट हैज 79.3% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ये 66% से ज़्यादा है, इवन 33.3% से ज़्यादा है, ऑलराइट। तो अब देखो, क्योंकि इसका जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इट्स अराउंड 79.3%। तो यहाँ पे लेट से मैंने डिफॉरेस्टेशन किया या डाइवर्जन ऑफ लैंड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी किया। जैसे ये पेड़ काट रहा है तो मैंने पेड़ काट के यहाँ से हटा दिए और फिर यहाँ पे मैंने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। तो मुझे ऐसा स्टेट जहाँ पे 20% से लेस है फॉरेस्ट कवर, एग्जाम्पल महाराष्ट्र मैंने यहाँ पे दिया है। ये बस मैंने रैंडमली जो डेटा है वहाँ से देख के उठाया। मैंने देख लिया कि महाराष्ट्र का 16.51 था, तो आई जस्ट टेकन इट अप, एंड अरुणाचल प्रदेश का इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, मिजोरम का इससे भी अधिक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव जस्ट टेकन अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ का फॉरेस्ट कवर है 79.3%, विच इज़ एक्सीडिंग जो ग्रीन कवर यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ था। एंड जहाँ पे मुझे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करना है वहाँ पे 20% से कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा पेड़ है और यहाँ पे कम पेड़ है, तो जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है अगर तुम वहाँ काट के इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो, तो जहाँ कम पेड़ है वहाँ पे तुम ज़्यादा पेड़ प्लांट करो। दिस इज़ द आइडिया। महाराष्ट्र में ऑलरेडी फॉरेस्ट कवर इज़ लेस देन 20%, तो तुम यहाँ पे एफर्ट्स मारो, राइट। दिस इज़ द आइडिया। बट इसका इंटेंशन अच्छा है,
बट इसका जो आउटकम है और जो रिजल्ट है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? वहाँ पे सर्टन इश्यूज आ रही हैं। देखते हैं क्या इश्यूज है। पहला तो ये है कि यहाँ पे जो पेड़ काटा, लेट्स से यहाँ पे हमने ट्री 1 काटा, ट्रीज नंबर 1 को काटा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ट्रीज नंबर 2 को प्लांट किया, और इन दोनों ट्रीज के बीच में जो क्वालिटी का डिफरेंस है, जो इकोसिस्टम इम्पैक्ट का जो डिफरेंस है, वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया। तो इट इज टेक्निकली नॉट हेल्पिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द रीजन, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट एट पार। जो प्लांट हो रहे हैं दे आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड दे आर नॉट प्रोपोर्शनली इक्विवेलेंट। मतलब लेट्स से मैंने मैंग्रोव्स को क्लियर कर दिया, मैंग्रोव्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंग्रोव्स को लेट्स से हमने क्लियर कर दिया एक एरिया से, मैंग्रोव्स को क्लियर करके हमने साल ट्री लगा दिया, तो ये तो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनल नहीं है। मैंग्रोव्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो साल से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल एंड ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्टरी, राइट। थोड़े बहुत इश्यूज ऐसे भी आते हैं कि लेट्स से हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर किलोमीटर में हमने पेड़ काटा, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स से कम लेस देन एक्स स्क्वायर किलोमीटर में पेड़ प्लांट किया, या तो प्लांट किया ही नहीं, फंड्स डाइवर्ट हो गए। तो ऐसे बहुत से इश्यूज आते हैं। तो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन ऑल्दो इट्स गुड इन इट्स इंटेंशन, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। अभी क्या हुआ आगे, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन हमने देख लिया। आगे जाके 2016 में कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट एक आया, जिसको सेंटर ने बनाया था, और कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड रूल्स 2018 भी सेंटर ने लाया था। कॉम्पेंसेटरी CAF मतलब कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड क्या है? इट इज़ बेसिकली एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म for expeditious utilization and efficient management of funds received in the lieu of forest land diverted for non-forest purposes. थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आइडिया ये है कि एक जगह से पेड़ काट के दूसरे जगह पे हमें पेड़ लगाना है। ये है आइडिया ऑफ कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये फंड कहाँ से आ गया? आप सोचोगे कि हमने कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन देखा कि यहाँ से पेड़ काट के यहाँ हमने दूसरे जगह हमने पेड़ प्लांट कर दिए, राइट। एक जगह से हमने पेड़ काटा और दूसरे जगह में वहाँ पे प्लांट कर दिए, राइट। प्रोपोर्शनल नहीं किया वो अलग बात है, बट हमने ये कर दिया। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। तो ये फंड क्या आ गया? एक ऐसा कॉन्सेप्ट बाहर लाया गया जिसमें ये बताया गया कि यार जो पेड़ कटे हैं ना, उनको ना एक प्राइस टैग दे दो, उनको एक प्राइस टैग दे दो। इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। आगे जाके अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है अभी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर कि जो एरिया हमने क्लियर किया है, लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। लेट्स से एक रीजन है एंड यहाँ से हमने सर्टेन एरिया, लेट्स से एक्स एरिया को क्लियर किया है। एंड यहाँ पे हमने क्यों क्लियर किया है? क्योंकि लेट्स से हमें कोई पावर प्लांट सेटअप करना है, हमें कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी है, कोई पावर प्लांट सेटअप करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया था, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ट्रीज थे, उनको हम एक मॉनेटरी सेंस में एक प्राइस टैग लगा देंगे उसमें, और वो जो पैसा होगा वो इस फंड में जाएगा, वो जाएगा कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में, और फिर वो फंड को यूज़ किया जाएगा बाकी जगह अफॉरेस्टेशन करने के लिए। ये आइडिया है बेसिकली। पेड़ कटा तो जो एसोसिएटेड प्राइस टैग है उतना पैसा इस फंड में आया, एंड फिर इस फंड को बाकी जगह कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए यूज़ कर दिया गया। तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर एक्सपेडिशियस यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। मतलब डिफॉरेस्टेशन किया तो पैसा आया, और जो ये एक्ट है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर देता है इस चीज़ को करने के लिए, एंड अच्छे से एक्सपेडिशियस यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ये आइडिया है। तो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2016 के बारे में समझने के बाद इसके अंदर और दो चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। एक है कैंपा और एक है फंड्स। जो कैंपा है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक बॉडी है, बेसिकली दिस इज़ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कैसे करना है उस पर एडवाइस देती है, एंड इट इज़ चेयर्ड डायरेक्टली बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। ये जो बॉडी है कैंपा,
इसका लार्जर गोल इज टू बैलेंस द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट विच इज कॉज्ड बाय द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। सही बात है, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट भी यही है, राइट, कि हमने एक जगह से पेड़ काटा तो दूसरा जगह पेड़ प्लांट करो, ये आइडिया है। Obviously, to promote afforestation is its objective, and CAMPA is set at both state level and national level. तो basically state CAMPAs होते हैं, state CAMPA, and central level पे तो CAMPA होता ही है, तो एक central या national level CAMPA, alright। तो ये एक बॉडी हो गया। इसी एक्ट के नीचे फंड्स भी हैं, तो जो पैसे जाते हैं वो इसी फंड्स में जाते हैं। जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये फ्लो ऑफ मनी होता है, उसको भी देखेंगे। दो टाइप के फंड्स हैं, एक नेशनल लेवल पे नेशनल कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। नेशनल कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड इज अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, आप इसको याद रखें प्लीज। एंड जस्ट टेक सम टाइम टू रिवाइज पॉलिटी, टेल मी द अदर टू फंड्स एंड उनके आर्टिकल नंबर्स भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं। जो स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है, दैट इज अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट का खुद का पब्लिक अकाउंट होता है, उसके अंडर स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड को एस्टैब्लिश किया गया। जो फंड्स होते हैं वो कैसे, मतलब आते कैसे, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस, हाउ डज दिस एक्ट वर्क, हाउ डज कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंडिंग वर्क। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर गुड ओल्ड फॉरेस्ट वाला पिक्चर। लेट्स से ये फॉरेस्ट लैंड है, ऑलराइट, एंड इसमें से लेट्स से इतना एकड़ मैंने क्लियर करना है, मुझे इतना एकड़ मुझे क्लियर करना है। एंड लेट्स से मेरे पास एक इंडस्ट्री है या मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मुझे ये क्लियर करना है फॉर लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो क्या किया जाता है, देयर इज समथिंग नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड on the it is based on the valuation of forests cleared in a monetary sense। हमने पेड़ पौधों और फॉरेस्ट को भी एक मॉनेटरी सेंस से एसोसिएट कर दिया। दिस इज हाउ कैपिटलिस्ट वी आर। सो इट टेक्स अ कैपिटलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स अफॉरेस्टेशन। जितने पेड़ कटे उसका हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन का इकोलॉजिकल हेल्थ इट्स ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ, आपको इतना याद रखना काफ़ी है कि जो रीजन है जो उसको क्लियर किया गया उसका एक नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट्स क्लियर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद अ मॉनेटरी सेंस। तो कुछ अमाउंट एसोसिएटेड होता है। लेट्स से ये रीजन काट दिया और जो अमाउंट मिला, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1 लाख मिला। इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू इस रीजन का 1 लाख है, ऑलराइट। तो अब ये जो 1 लाख होगा वो कैंपा फंड के अंदर जाएगा, जो नेशनल कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है उसके अंदर जाएगा, जो डायरेक्टली सेंटर के अंदर आता है, राइट। और जो बाकी 90,000 है वो जाएगा स्टेट कैंपा के पास। 1 लाख हुआ, वो गया नेशनल फंड के अंदर, वो गया नेशनल कैंपा के पास। उसमें से 90,000 चल गया स्टेट कैंपा के पास। तो बच कितना गया? 10,000। दैट विल रिमेन विद द सेंटर, तो दैट विल रिमेन इन द नेशनल कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, और बाकी स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड को चले जाएंगे। और स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड को चले जाने का मतलब अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स के पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट के अंदर चल जाएंगे, ऑलराइट। क्योंकि हमने अभी देखा था कि स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच रेस्पेक्टिव स्टेट्स। अब स्टेट्स क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे और नोटिफाई करेंगे कि पेड़ को कहाँ प्लांट करना है, कहाँ अफॉरेस्टेशन करना है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस पूरे चीज़ में हमने समझा कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का, हमने कॉन्सेप्ट देखा, हमने देखा कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2016, हमने देखा कि इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। हमने देखा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कैंपा, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। हमने देखा जो फंड्स इस्टेब्लिश हैं उसको देखा हमने। फिर ये जो फॉरेस्ट क्लियर होते हैं, हाउ डू वी मेक दिस फंड्स, हाउ डू दिस फंड्स वर्क, उसके बारे में हमने देखा। हमने समझा एक मेट्रिक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसको कैलकुलेट करना में बहुत डिफिकल्ट है एंड इट इज़ वेरी रीजन स्पेसिफिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। एंड ये एक ऐसा चीज़ है जो हम यूजुअली ऐसे नहीं पढ़ते हैं। आप बस याद रखो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एक टर्म होता है, दैट विल बी इनफ फॉर प्रीलिम्स। बाकी मैंने आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एक पूरा आइडिया तो दे ही दिया है। तो दिस वॉज अबाउट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन।
अब चलते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, तो लेट्स मूव बैक टू अवर टाइमलाइन। आज के वीडियो में हमने देखा कि हाउ डू फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस वर्क, हाउ डू फॉरेस्ट लॉज वर्क, इसके बारे में हमने देखा। हमने स्टार्ट किया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के साथ, ये कवर कर लिया। फिर हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 देखा, ये कवर कर लिया। हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी देखा, उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी जस्ट हमने कैंपा के बारे में पढ़ा और कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का आइडिया को समझा। हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 भी देख लिए। एंड द ओनली थिंग दैट नाउ रिमेन्स इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 विच आई मैंशनड हैज़ ऑल्सो बीन टर्न इनटू एन एक्ट। तो उसको देखते हैं, एंड दैट इज द लास्ट थिंग फॉर टुडे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। ऑलराइट, तो ये जो लॉ है ये 4 अगस्त 2023 को पास किया गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ करंट अफेयर्स टॉपिक, राइट। इनफैक्ट ये जो चीज़ है ये जुलाई के, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जुलाई 2023 मंथली मैगजीन विजन में दिया गया है। सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर ओनली। ऑलराइट, अभी देखना, नाउ आई विल ब्रिंग टू योर नोटिस, रिकॉल करिए 1980 का एक्ट। 1980 का एक्ट में हमने पढ़ा था एक केस विच वॉज TN गोडावर्मन केस, राइट। तो उसको मैं यहाँ पे रिलेट करवाऊंगा आपको, तो प्लीज़ रिकॉल, मैंने यहाँ पे नीचे अटैच भी किया है उसको, हम लोग उसको डिटेल में समझते हैं, आराम से समझते हैं। पहले क्या है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो ये बताता है कि फॉरेस्ट कैसे यूज़ हो सकते हैं इकोनॉमिक गेन के लिए। क्योंकि आई टेल यू थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बताता हूँ मैं। हमने देखा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, फिर हमने देखा 1996 दिसंबर में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, राइट। एंड ये जो जजमेंट था दैट वाज TN गोडावर्मन केस। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज रिमेंबर इट। इस केस के थ्रू क्या हुआ, जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है या जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, जस्ट टू कीप इट सिंपल, फॉरेस्ट का डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया, राइट, बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या हुआ, कंट्रोवर्सी अराइज हुई। और वो क्या कंट्रोवर्सी है, हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल क्लास है और जो गवर्नमेंट है जिसको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और इकोनॉमी को ड्राइव करना है। नाउ रिकॉल द स्टेक होल्डर्स वाला पार्ट, मैंने आपको हर लॉ में स्टेक होल्डर से रिलेट करवाया, बिकॉज इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग, दैट इज ओनली द थिंग विच इज हैपनिंग एट द बैक एंड, राइट। तो जो इकोनॉमिक क्लास है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है और जो गवर्नमेंट है, उनको दिक्कत आ गई, बिकॉज उनको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बट फॉरेस्ट का क्योंकि डेफिनेशन एक्सपैंड हो गया है तो वो क्लियरेंस मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 1996 जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इसके थ्रू नेविगेट करने के लिए, इससे बचने के लिए, दे केम आउट विद द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, राइट। मतलब आई विल नॉट से इसको सर्कमवेंट कर रहे हैं, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए चीज़ें टाइट कर दी, टफ कर दी, तो दे आर टेकिंग अ डिफरेंट पैरेलल रूट। तो वो ना बहुत सारे एग्जेम्पशंस ला रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट। चलो इसको ना एक बार डिटेल में देखते हैं। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 है, इट डिटरमाइंस हाउ फॉरेस्ट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन, ठीक है। इट ऑब्वियसली टैकल्स द क्रिटिकल इशूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड एडवर्स इम्पैक्ट्स बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन। ये तो चलो है ही, मतलब दिस इज द सेट गोल ऑफ द एक्ट। एंड क्योंकि ये 2023 में आया है, इससे पहले भी और भी अमेंडमेंट्स एक्ट आए हैं, बट हम 2023 वाला देख रहे हैं। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने वाला इशू है, दैट इज ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर। द लॉ हैज इवॉल्व्ड टू इंक्लूड द कंटेम्प्रेरी रियलिटीज। अब ब्रॉडली देखते हैं। ब्रॉडली देखो यार, 3 चीज़ें, 1, 2 एंड 3। आपको बस ये तीनों चीज़ें याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। हमने 1980 वाला एक्ट पढ़ा है। ये एक्ट बस इसलिए लाया गया है क्योंकि 1996 में जो TN गोडावर्मन केस आया था, उसको इन अ वे सर्कमवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने उस एक्ट को अमेंड किया है और कई सारे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हैं। बाय लॉ ही एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ताकि जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड करके रखा था, उसको थोड़ा सा कर्व किया जा सके। दिस इज द आइडिया। अभी देखते हैं कवरेज। तो पहले जो एक्ट बात करता है, कवरेज की बात करता है, फिर एग्जेम्पशंस की बात करता है। तो इन दोनों को समझते हैं। द एक्ट, कौन सा एक्ट? फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 will now apply to
एरियाज डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के अंदर कोई फॉरेस्ट अगर नोटिफाई किया गया है, कोई डिक्लेयर किया गया है, तो उनको भी इस एक्ट के तहत फॉरेस्ट मान लिया जाएगा। ओके, ये है सेक्शन 1A। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूँ। सेक्शन 1A में दिया गया है और ये क्लॉज ए है, और एक क्लॉज बी भी दिया गया है विच इज कंसर्न विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ फॉरेस्ट। लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन और आफ्टर October 25, 1980। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 पास हुआ था, राइट? इस दिन ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 पास हुआ था। तो या तो जो फॉरेस्ट हैं वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर नोटिफाइड किए जा चुके हैं, तो उनको इस एक्ट के अंदर मान लिया जाएगा, वो वाले लैंड इस एक्ट के अंदर कवर होंगे। या तो वो सारे लैंड, वो सारे फॉरेस्ट लैंड जो रिकॉर्डेड है इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन और आफ्टर 1980। तो एक टाइमलाइन से बनाओ, 1980 October 25 के या तो इस दिन को या तो इसके बाद जो भी फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है वो कवर करता है। कौन सा एक्ट? फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। तो कवरेज को डिफाइन किया गया है, बट इसमें क्लियरली लिखा गया है कि दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई टू फॉरेस्ट दैट वर डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी ऑन और बिफोर December 12, 1996। कंफ्यूजिंग हो रहा है, राइट? तो इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। चलो, ये मैंने एक टाइमलाइन बनाया है, ऑलराइट। तो हमने देखा यार कवरेज के लिए दो चीज़ें चाहिए, या तो वो पेड़, वो लैंड हो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर फॉरेस्ट नोटिफाई कर गया हो, या तो वो फॉरेस्ट लैंड हो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हो ऑन और आफ्टर October 25, 1980, राइट? ये दोनों कंडीशन में जो फॉरेस्ट अगर लाइक कर रहे हैं, या तो इसमें या तो इसमें, राइट? तो वो सारे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, कवरेज मिल जाएगा उनको अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। बट इसी में लिखा गया है कि इट विल नॉट अप्लाई टू फॉरेस्ट जिनको दिसंबर 1996 के पहले नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझते हैं। लेट्स से ये एक टाइमलाइन है, October 25, 1980 और December 12, 1996, इसी दिन TN गोडावर्मन केस दिया गया था, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। लेट्स से इनके बीच में, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, लेट्स से 1985 में मेरी एक कंपनी है, मुझे माइनिंग लीज मिला और मैंने जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। मैंने डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने डाइवर्ट कर दिया, अप्रूवल ले लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया, और मैं ढेर सारा अपना एक माइनिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो वो मैं कर सकता हूँ। एंड लेट्स से मैं माइनिंग चल रहा है, तो इवन अगर मेरा लीज एक्सपायर भी कर गया, अगर मेरा माइनर लीज एक्सपायर भी कर गया, तो भी देयर इज नो इशू, तो भी वो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि October 25, 1980 और December 12, 1996 के बीच वाला टाइम में अगर किसी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है तो वो कवर नहीं होगा। ये कितना ईयर्स है? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 16 ईयर्स। तो 16 ईयर्स तक जो भी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किए गई हैं वो कवर नहीं होंगी, उनको फॉरेस्ट नहीं माना जा रहा है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, राइट? तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये फॉरेस्ट जो कवर है उसी को कम मान के ही चल रहे हैं, राइट? तो देयर आर इश्यूज। व्हाट अबाउट लैंड नॉट नोटिफाइड बिफोर October 25, 1980? October 25, 1980 के बाद तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आ गया था, लेकिन लेट्स से इससे पहले कुछ फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई कर दिया गया लेकिन वो नोटिफाई नहीं हुए, तो उनका क्या? और जो फॉरेस्ट लैंड विच वॉज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वो भी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट तो ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो गए, डेफिनेशन में ही एग्जेम्प्ट हो गए, कवरेज ही नहीं दिया हमने उन लोगों को। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि जो भी फॉरेस्ट है, अगर तुम्हारा गोल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो सारे फॉरेस्ट को इक्वली ट्रीट करो, ओनरशिप के सेंस में मत जाओ और कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं उसमें मत जाओ। फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट एंड यू शुड फॉलो द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये दोनों को देखो सर्कमवेंट कैसे कर रहा है ये एक्ट। कवरेज तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस दिए गए हैं टू रिमूव सर्टेन फॉरेस्ट फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ लॉ। कवरेज में वैसे ही थोड़े बहुत एग्जेम्पशंस आ गए, बाकी अलग से एग्जेम्पशंस भी दिए गए, इनको देखते हैं। टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर्टेन एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कनेक्टिविटी टू अ हैबिटेशन और टू अ रेल, कनेक्टिविटी टू अ हैबिटेशन और टू अ रेल,
अंडर रोड साइड अम्यूनिटी, ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं. प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये एग्जेम्प्टेड है. कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे एग्जेम्प्टेड हैं. डिफेंस प्रोजेक्ट्स, पैरामिलिट्री कैंप्स, पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें अगर मुझे परस्यू करनी है तो मैं फॉरेस्ट को क्लियर कर सकता हूँ. ये एग्जेम्प्टेड है, राइट, ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया है. यही पहले टीएन गवर्नमेंट केस के थ्रू क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था कि यार सारे फॉरेस्ट को फॉरेस्ट की तरह ट्रीट करो, बट इसमें लॉ में ही केयरफुली स्मार्टली उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. एक्सटेंट ऑफ एग्जाम्पशंस देखते हैं. आपको देखो ये सब ब्रॉडली याद रखना है, एक बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं याद रखना है. आप बस इतना याद रखो कि यार चलो रेलवे प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा सा ऐसा किया गया है, प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है. एक्सटेंट ऑफ एग्जाम्पशन क्या है, फॉरेस्ट लैंड अप टू 0.1 हेक्टेयर्स अलॉन्ग अ रेल लाइन और पब्लिक रोड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट. तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के फॉरेस्ट लैंड अप टू 0.1 हेक्टेयर उसके अराउंड, रेल या रोड प्रोजेक्ट के अराउंड हम क्लियर कर सकते हैं. ये एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल इसलिए क्लियर कर सकते हैं. नेशनल इंपॉर्टेंस देखो, हमारे पाकिस्तान और चाइना जो बॉर्डर है, पाकिस्तान के अक्रॉस जो बॉर्डर है वो कौन सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो चाइना के अंडर बॉर्डर है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट. तो हमारे ये जो बॉर्डर्स हैं दैट वी शेयर विद पाकिस्तान एंड चाइना रिस्पेक्टिवली, फॉरेस्ट लैंड विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आर एग्जेम्प्टेड, क्योंकि वहाँ पे हमें सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स फैसिलिटेट करने हैं. तो यार वहाँ के फॉरेस्ट को तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, एंड इसको हम पहले ही एग्जाम कर दे रहे हैं. 100 किलोमीटर्स का हमने वो मार्जिन लेके चला है. सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हम 10 हेक्टेयर के फॉरेस्ट लैंड तक क्लियर कर सकते हैं, राइट. वैसे ही डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी नक्सलाइट एरियाज हैं, जो भी एरियाज हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड हैं, वहाँ पे हम अप टू 5 हेक्टेयर्स क्लियर कर सकते हैं. तो ब्रॉडली क्या याद रखना है, रेल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड 100 किलोमीटर्स के अराउंड क्लियर कर सकते हैं. 100 किलोमीटर इज द एग्जेम्पशन लिमिट. फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर्स फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फॉरेस्ट लैंड अप टू 5 हेक्टेयर्स फॉर वो एरियाज जो नक्सलाइट अफेक्टेड है, जो लेफ्ट LWA अफेक्टेड है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड है. ठीक है, चलो यहाँ पे भी एग्जाम्पशंस चल रहे हैं भाई. यहाँ तो अलग से ही प्रोनाउंस कर दिए एग्जाम्पशंस को, टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू लुक आउट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स. यहाँ तो बिल्कुल ही प्रोनाउंस कर दिया. एंड जो फाइनल है, काफ़ी सारे नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ को भी एग्जाम्पशन दिया गया है इनडायरेक्टली. तो वो क्या क्या है देखते हैं. जूज एस्टैब्लिश कर सकता है इंसान, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जूज एंड सफारीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन फॉरेस्ट एरियाज अदर देन प्रोटेक्टेड एरियाज, इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. इको टूरिज्म के नाम पे उस रीजन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, फॉरेस्ट एरिया को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. सिल्वी कल्चर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग रीजनरेशन ऑपरेशंस, तो ये सारे ब्रॉडली आप याद रखो. जूज, सफारीज, इको टूरिज्म, सिल्वी कल्चर, रीजनरेशन एक्टिविटी, ये ब्रॉडली क्या है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर देयर इज अ क्लैश बिटवीन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स एंड जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमें करना है. तो द स्टोरी एंड्स एट द सेम स्टेक होल्डर थिंग कि यार ट्राइबल्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ भी है, और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है. तो इन तीनों को हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है. बट ये जो एक्ट है, ये बैलेंस स्ट्राइक क्लियरली अभी तक तो नहीं कर पा रहा है. देर आर लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, एंड उसको आने वाले टाइम में हो सकता है वो इम्प्रूव हो जाए, वो ठीक हो जाए. लेकिन बात आपको ये जानना ज़रूरी है अभी कि ये जो बैलेंस स्ट्राइक करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जो हम फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं, एंड यहाँ पे क्लियरली एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी बाईपास करने का देखा जा रहा है. तो ये जो एक्ट था हमने सीखा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया एंड वी कवर्ड अ लॉट. प्लीज़ टेक योर टाइम टू गो थ्रू इट वंस अगेन. मैं अलग से टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर्स डाल दूंगा, तो प्लीज़ लुक एट दो स्पेसिफिक सेक्शंस जो आपको नहीं समझ में आया, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.